गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हमारा मोशन का एक नया वीडियो है। इसके पहले मैथमेटिकल टूल्स और यूनिट एंड डायमेंशन का खत्म हो गया। आज हम लोग नया शुरुआत करने जा रहे हैं। मोशन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं इन सारे पॉइंट्स को बताऊंगा। क्या होता है काइनेमेटिक, क्या होता है डायनेमिक, क्या वेक्टर का इंट्रोडक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में बताऊंगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो आज का वीडियो काफी बेसिक होने वाला है। ये वेक्टर में बताऊंगा तो वेक्टर में भी वेक्टर का केवल बेसिक चीजों को मैं बताऊंगा। वेक्टर में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन वेक्टर से पूछे जाते हैं, वो मैथ में आपको पढ़ाए जाएंगे। वेक्टर में जो जी मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर चैप्टर से, वो चीज आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, वो फिजिक्स में नहीं। तो मैं सिर्फ इतना ही वेक्टर पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में आवश्यकता है। और आज का वीडियो काफी बेसिक होने वाला है। हो सकता है अगला वीडियो भी बेसिक हो, उसके बाद फिर मेंस और एडवांस का सीरीज स्टार्ट होगा। तो आइए समझते हैं मोशन का क्या मतलब होता है। मोशन को हम लोग फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, मैकेनिक्स। इसके अंदर पढ़ते हैं। मोशन का मतलब कि कौन वस्तुएं चल रही हैं, कौन रुकी हुई हैं, किस वस्तु पे कितना फोर्स लगाने पे, चलने का मतलब है कि फोर्स लगाया जा रहा है, तो किस वस्तु पे कितना फोर्स लगाने पे चल रही है, कौन किस तरह की गति कर रही है, कौन मतलब लीनियर मोशन में है, कौन सर्कुलर मोशन में है, कौन किस तरह का मोशन कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग मोशन के अंदर पढ़ते हैं। और मोशन जो होता है वो मैकेनिक्स, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग मोशन को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के भी दो हिस्से बने हुए हैं, काइनेमेटिक और डायनेमिक। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th में आप लोग ने मोशन से जुड़ा हुआ 2 अध्याय पढ़ा होगा, एक मोशन और दूसरा पढ़ा होगा, दूसरे में पढ़ा होगा कॉज ऑफ मोशन। तो मोशन जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th में था वो काइनेमेटिक था, और जो सेकंड चैप्टर था वो डायनेमिक था। इन शॉर्ट अगर हम बता दें तो काइनेमेटिक में पढ़ना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो किस तरह का मोशन कर रहा है, उसका शुरुआती स्पीड क्या है, उसका अंतिम स्पीड क्या है, उसका त्वरण कितना है, वो सीधी रेखा में चल रहा है कि वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि वो 3D मोशन कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों को काइनेमेटिक में पढ़नी होती है। और डायनेमिक में पढ़ना होता है कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण क्या है। अगर हम लोग ध्यान से गौर करें तो पता चलेगा कि मोशन का कारण है फोर्स। अगर हम किसी चीज को धक्का देंगे या खींचेंगे तो ही ना वो मोशन करेगा, और धक्का देने खींचने को हम लोग बोलते हैं फोर्स करना। तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। इन शॉर्ट डायनेमिक में पढ़ना होता है फोर्स। फोर्स के बारे में, सिर्फ फोर्स के बारे में नहीं, और चीजों के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन एक रफली आइडिया मैंने दिया कि यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें थी इंट्रोडक्शन, मोशन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि क्लास 9th के मोशन में और क्लास 11th के मोशन में बस इतना फर्क है कि क्लास 11th में वेक्टर और डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया गया है। ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव के और एंटी डेरिवेटिव का एक वीडियो बना रखा है जो कि मैथमेटिकल टूल्स नामक प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव को।
आज मैं वेक्टर को बताने जा रहा हूं जो मैथमेटिकल टूल्स के रूप में यहाँ पे काम करेगा हम लोग के लिए। वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे तो डेफिनेशन के रूप में हम लोग बोल देते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और कोई बच्चे को बोला जाए कि धक्का लगाओ, अगर वो बच्चा इधर से फोर्स लगाता है तो ये बॉक्स इधर जाएगा। अगर वो बच्चा यहाँ पे खड़ा होके, बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे खड़ा होके फोर्स लगाता है तो ये बॉक्स इधर जाएगा। कहने का मतलब कि फोर्स किसी खास डायरेक्शन में लगाया जाता है। अगर हम इधर लगा रहे हैं तो बॉक्स इधर जा रहा है, रिजल्ट कुछ और देखने को मिल रहा है, बॉक्स इधर जा रहा है। अगर इधर लगा रहे हैं तो रिजल्ट कुछ और मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, बॉक्स उधर जा रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पे। फोर्स किस दिशा में लगाया जा रहा है उस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस पे बल लगाया गया वो किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या या उस पे और क्या हो सकता है। यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रिजल्ट को डिसाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना बल लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कितना बल लगा रहे हैं। 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं कि 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं कि 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये सारा मैग्नीट्यूड हुआ। ये अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो कम दूरी तक जाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा दूरी तक जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड रिजल्ट को तो निर्धारित करता ही है, इसका डायरेक्शन मतलब अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इधर जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इधर जाएगा। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, दोनों ही परिणाम को बदल सकते हैं। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है, ये तो देख लिए। यानी कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन सेक्शन को खत्म कर दिया, इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम देखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये तीर हमको दिखाता है डायरेक्शन और ये इसकी लंबाई हमको दिखाता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये यूनिट लेंथ का है और एक और मैंने वेक्टर बनाया, ये 3 यूनिट का है। एक और वेक्टर मैंने बनाया उसमें तीर इधर है, पी क्यू, ये 2 न्यूटन का, दो का है। अब वेक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है जरा इसको देखें। वेक्टर का एग्जाम्पल होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेक्टर के, लेकिन ये दोनों मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हैं वेक्टर के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉक्स रखा हुआ है और इधर से इस डायरेक्शन में, इधर की ओर, यानी कि कोई इधर बच्चा खड़ा होके 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे 3 गुना बड़ा है, इससे 3 गुना बड़ा है। मतलब कि कोई बॉक्स रखा है और इस पे एक नहीं 3 बच्चे, क्योंकि फोर्स 3 गुना लग रहा है। यहाँ पे 3 लोग खड़े होके फोर्स लगा रहे हैं, 3 गुना फोर्स लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार इधर से 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस तीर इधर है मतलब कि फोर्स इधर लग रहा है, 1 न्यूटन का है मतलब एक बच्चा खड़ा होकर फोर्स लगा रहा है। तीर इधर है मतलब इधर फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन, 3 गुना है मतलब 3 बच्चे फोर्स मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। तीर इधर है मतलब कि फोर्स इधर लग रहा है, और 2 है तो मतलब कि 2 बच्चे मिलकर फोर्स लगा रहे हैं।
अगर डिस्प्लेसमेंट के रूप में देखें तो कोई आदमी यहां से यहां 1 मीटर गया, इस डायरेक्शन में 1 मीटर गया, इस तीर का मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि कोई आदमी इस दिशा में 3 मीटर गया, इसका मतलब हुआ कि कोई आदमी इस दिशा में 2 मीटर गया। ये था वेक्टर। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं हम लोग? मैं पहले बता दूं कि यहां पे सिर्फ वेक्टर का बेसिक चल रहा है, वेक्टर का एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं बताया जाएगा। मैं सिर्फ उतना ही वेक्टर बताऊंगा जितना कि मोशन में हमको जरूरत है। वेक्टर का एडवांस लेवल का कुछ भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है मोशन, और इस चैप्टर में मोशन के एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को बताए जाएंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर वोंट बी डिस्कस्ड हियर। ओके, अगर आप लोगों को वेक्टर पढ़ना होगा तो मैं किसी दूसरे वीडियो में या फिर एक 9-10 वीडियो का एक सीरीज बना दूंगा, प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा वेक्टर का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वेक्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब दो वेक्टर को जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लें। वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लें। फोर्स भी मानेंगे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट मान के जोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इस काम को जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर बना हुआ है ए बी और एक बना हुआ है बी सी, तो अगर हमको जोड़ना है दोनों को, ए बी को और बी सी को जोड़ना है, तो हम देखेंगे कि कोई आदमी अगर ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ए से सी तक गया। पहले कोई आदमी ए से बी तक जाता है फिर बी से सी तक जाता है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वो ए से सी तक गया। तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो वेक्टर ए सी आएगा, वेक्टर ए सी आएगा। ये जोड़ने का एक साधारण तरीका है। इसे इसी तरह से और हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर कोई आदमी ऐसे है, ए से बी तक गया और इस बार एरो नीचे कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतना दूर वो गया बी पॉइंट, ए से इतना दूर चला गया। यहाँ पे ए से मान लीजिए ये 3 है लंबा और ये 4 है लंबा, तो 3 मीटर बी तक गया और 4 मीटर गया वो। इस वेक्टर का मतलब है कि वो 4 मीटर गया, लेकिन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में। यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे 4 यूनिट तक और वो हमको पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में आगे। एरो यहाँ पे है, मतलब इसका डायरेक्शन ये है, यानी कि इधर वो आगे बढ़ा है 4 यूनिट, इधर वो आगे बढ़ा है 4 यूनिट। इस तरह से अगर हम लोग ऐड करना होगा इस तरह से अगर हमको ऐड करना होगा तो अब हम यहां से ऐड कर सकते हैं। ए से बी तक गया फिर बी से यहाँ डी तक गया, तो कहाँ गया फाइनली? कहने का मतलब ए से डी तक गया। ये तो था लॉजिकली जोड़ने का तरीका। इसका एक नियम भी है। नियम क्या है कि जब दो को इनिशियल वेक्टर, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आ रहे हैं। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है एक पॉइंट से शुरुआत होने वाला वेक्टर। जैसे कि ये वेक्टर और इसी वेक्टर से दूसरा शुरुआत हो जाए तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं। जब दो को इनिशियल वेक्टर को जोड़ना हो तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ काम करता है। मतलब कि दोनों को दोनों से जुड़ा हुआ एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। बन गया हमारा पैरेललोग्राम। और जो डायगोनल होगा बीच वाला, वही दोनों का सम होगा, दोनों का सम के बराबर होगा। यानी कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है
तो ये जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसको हम लोग फोर्स के तरह भी समझ सकते हैं। अगर कोई एक बच्चा यहाँ पे अगर बॉक्स बना दे, कोई एक बच्चा किसी बॉक्स को इधर खींच रहा है और कोई दूसरा बच्चा बॉक्स को इधर खींच रहा है, तो फाइनली बॉक्स इस डायरेक्शन में जाएगा। ये था एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में होता क्या है कि अगर मान लीजिए ए बना है और हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3a बनाना चाहते हैं, तो ये वेक्टर 3 गुना हो जाएगा, अपनी लंबाई का 3 गुना हो जाएगा। इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ अपनी लंबाई का ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिट मतलब होता है 1, और जो वेक्टर इकाई लंबाई का हो, 1 मीटर लंबाई का हो, 1 सेंटीमीटर लंबाई का हो, यूनिट लंबाई का हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। 1 यूनिट लंबा होता है और ये किसी डायरेक्शन में हो सकता है। शर्त ये है कि इसको हम लोग एरो से नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार जाके पीछे देख ले। और अब हम लोग समझेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में वेक्टर की मदद से जानकारी दिए जाए, तो ये उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि 1 मीटर लंबे वेक्टर को I बोलते हैं, 2 मीटर लंबे वेक्टर को, 2 यूनिट लंबे वेक्टर को 2I बोलते हैं, 3 यूनिट लंबे वेक्टर को, सिर्फ इस डायरेक्शन में 3 यूनिट लंबे वेक्टर को 3I बोलते हैं। उसी तरह से इस डायरेक्शन में 1 मीटर लंबे वेक्टर को J कैप बोलते हैं, 2 मीटर लंबे वेक्टर को 2J कैप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से K कैप, 2K कैप वो होता है Z एक्सिस के डायरेक्शन में, अलोंग Z एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इस्तेमाल से पोजीशन कैसे निकालते हैं। हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बना दिया, कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। x यहाँ पे लिख दिया, y यहाँ पे लिख दिया। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 के सामने है और इसमें 2 के सामने है, तो इसका हमको लिखना है पोजीशन वेक्टर। इसका हमको लिखना है पोजीशन वेक्टर। तो हम जानते हैं कि जो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि यहां तक जो वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं I कैप, और इसका 5 गुना है। तो ये जो वेक्टर होगा, यहां तक का जो वेक्टर होगा, ये होगा 5 गुना होने की वजह से 5I कैप हो जाएगा। इसको हटा सकते हैं। y डायरेक्शन में जो 1 यूनिट लंबा वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं J कैप। 2 गुना है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2J कैप, 2J कैप। अगर हम लोग इसका पोजीशन निकालने के लिए एक वेक्टर बनाएं, तो इस वेक्टर को कैसे हम निकाल सकते हैं? इस वेक्टर को हम लोग, 5वां नहीं, ये चौथा है, तो यहाँ पे 4I होगा। इस वेक्टर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं?
तो ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर को जोड़ के निकाल सकते हैं। देख सकते हैं पैरेललोग्राम रूल काम कर रहा है। इसके पैरेलल एक बना दिए, इसके पैरेलल यहाँ पे एक बना दिए, तो ये पैरेललोग्राम लॉस को फॉलो कर रहा है। मतलब कि ये जो वेक्टर है इसके और इसके सम के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहा है। इन दोनों से मिलकर के जो पैरेललोग्राम बना उसका ये एक डायगोनल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो किया जा रहा है। और ये जो वेक्टर होगा 4i प्लस 2j होगा, ठीक है। और यही जो 4i प्लस 2j आया, 4i प्लस 2j आया, वही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, जो कि अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि अगला वीडियो अच्छे से समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि जी मेंस के क्वेश्चन को अच्छे से करें, अगर आप चाहते हैं जी एडवांस के क्वेश्चन को अच्छे से करें, तो बेसिक समझना पड़ेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं जीता वहीं जो छोड़ा नहीं। यहाँ पे किसी कॉन्सेप्ट को छोटा मत मान के नहीं चलना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं जीता वहीं जो छोड़ा नहीं। तो किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। जो इसने एक कॉन्सेप्ट छोड़ा, जी मेंस में उसका 5 क्वेश्चन छूटेगा। और 5 क्वेश्चन छूटने का मतलब कि वो लाखों लाख रैंक पीछे चला जाएगा। और लाखों लाख रैंक पीछे जाने का मतलब कि भाई से खतरे में है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है और हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन बहुत 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 ही शुभ हो। धन्यवाद।